अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। और एक नारा हम लगाएंगे, मैं मानता हूँ कश्मीर में भी अभी हमने वही नारा लगाया था। वहाँ के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रेना साहब भी बहुत खुश हुए थे उस नारे से, क्योंकि इस नारे में मैं मानता हूँ कि किसी कोई फतवा लगाने की भी गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुब्बुल वतन शौबतुल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का शौबा है। जिस भारत ये मुल्क की मिट्टी से हमारा जिस्म बना है और इसी में मिलना है, ठीक है, अपनी माँ को जिंदाबाद अगर नहीं कहेंगे तो हम किसको कहेंगे? तो मैं उसी अल्फाज में कहूंगा, भारत मातरे वतन, आप कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, ठीक है। लेकिन ऐसे है कि भाई ओवैसी साहब के कान तक की बात जानी चाहिए। बोलिए भारत मातरे वतन, भारत मातरे वतन, भारत मातरे वतन। बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक दिन के नोटिस में मेरा यहाँ आना था हैदराबाद में, और मैंने कल ही मेरे मोहतरम, मेरे अजीज, बहुत ही सक्षम तेलंगाना स्टेट के बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष अफसर पासा साहब ने 24 घंटे में सभी पदाधिकारियों को, जिला के अध्यक्षों को यहाँ हाजिर कर दिया। यही दिखाता है कि माइनॉरिटी मोर्चा अब पूरे देश में कितना एक्टिव है। ये 200 किलोमीटर ट्रैवल करके आए, साथ में आंध्र प्रदेश की शान, हैदराबाद की आनंद बान, और साथ हमारे हनीफ अली साहब। भाई स्टेट मोर्चा के प्रेसिडेंट में हम दोनों ने 4 टर्म पूरी करने का रिकॉर्ड किया है। हमको जबरदस्ती धक्का मार के फिर सेंट्रल में भेजा कि आपको जाओ भाई। साथ में हमारे लायक अली साहब, वाकई एक लायक इंसान, बरसों से इनके साथ हमारी पहचान। मैं हैदराबाद में पहली बार इन्हीं के घर आया था जब सादावा साहब के साथ नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग यहाँ हुई थी। माशाल्लाह दोनों हमारे जनरल सेक्रेटरी शेख बाबा, ये भी मेरे पुराने दोस्त रहे, मिलते रहे। मोहम्मद मुजीब भाई, वाइस प्रेसिडेंट हिदायत अली मिर्जा साहब, वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियन कम्युनिटी से भरत रेड्डी साहब, जैन कम्युनिटी के अध्यक्ष भी माइनॉरिटी की यहाँ मौजूद है, सविता बहन जी। साथ में हमारे ट्रेजरर, अल्लाह की रहमत वो तो जरूरी है। आज क्योंकि यहाँ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल मीटिंग भी चल रही है, तो हमारे श्रीनिवास जी जो संगठन महामंत्री है तेलंगाना स्टेट के, वो करीब आ रहे हैं। जिनके नाम रह गए हो उनसे माजरत, आप सबको, खास तौर पे जिनको इंट्रोडक्शन, जिनको देने का मौका नहीं मिला, उनको मेरा खास सलाम। आप सिर्फ पार्टी के लिए, मुल्क के लिए आए। दोस्तों हम सब, हमारा मेन जो ध्येय है, हमारा मकसद है कि मुल्क और मिल्लत की खिदमत करना, यानी कि देश सेवा और जन सेवा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आने का जो मकसद होता है वो 2 होता है, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो। जिस समाज से तुम बिलोंग करते हो, जिस मोर्चा से तुम बिलोंग करते हो, उस समाज की भी सेवा करो, मनुष्य की भी सेवा करो, मानवता की भी सेवा करो। अंत्योदय जो कहा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो जिनका चित्र यहाँ पर मौजूद है, जिस पर बीजेपी की जो पूरा संगठन की नाव है, उनकी विचारधारा, एकात्म मानववाद और अंत्योदय, ये 2 जो इनके सूत्र रहे। एकात्म मानववाद, उसमें हर मनुष्य आ जाता है, हर धर्म का। और भारतीय जनता पार्टी को सो कॉल्ड सेक्युलर, मैं अभी उनको पूरा बेनकाब करूंगा आपके सामने इंशाअल्लाह आगे, अगर आप मुझे झेलने की हिम्मत करोगे तो। जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक कम्युनल पार्टी है,
दोस्तों, एकात्म मानववाद जिसका सूत्र हो कि सभी मनुष्य एक, सभी धर्म के, और जिसकी पंचनिष्ठा में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, हनीफ अली साहब एक ऐसे अकेले शख्स थे अभी जो हमारी ये मजलिस में के जो उस वक्त मौजूद थे। उस वक्त सर्वधर्म संभाव, पांच निष्ठा यानी पांच जो मेन मूल्य थे उसमें से एक था सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म के प्रति संभाव होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है। और वो सूत्र आया कहां से था? पंडित दीनदयाल जी के सूत्र से, एकात्म मानववाद, सभी मनुष्य एक है। और इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा, हिंदू धर्म में उत्तम अवतार कहा, क्रिश्चियन कम्युनिटी में बेस्ट क्रिएशन कहा। तो क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो दूसरे मनुष्य की फिक्र करता है। जानवरों में चीज नहीं आती। जानवर क्या करते हैं? खुद प्यासे होते पानी पी के चले जाते, लेकिन हम प्यासे होते हैं, हमारे पास अगर पानी होता है, कोई हमें लगता है कि कोई प्यासा है तो हम जाके उसको पानी पिलाते हैं। कोई बीमार है तो उसकी दवा करते हैं, उसको सहाय करते हैं। और ये जो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ये हमें अंत्योदय कहता है, अंत्योदय का सूत्र देता है कि जो लास्ट फिगर में, लास्ट रो में खड़ा हुआ इंसान सबसे गरीब है, सबसे पिछड़ा है, सबसे परेशान हाल है, या बीमार है, या कुछ भी है, उस तक तुम पहुंचो और उसकी खिदमत करो। तो फायदा क्या होगा? सबसे पहले तो जो तुम्हारा खालिक है, तुम्हारा ईश्वर है, प्रभु है, खुदा है, वो तुमसे राजी हो जाएगा। क्योंकि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, सिर्फ ईश्वर की भक्ति करने से ईश्वर खुश नहीं होगा, सिर्फ माला जपने से खुदा खुश नहीं होगा। हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक भी अदा करेंगे, हम इंसानियत के हकों को अदा करेंगे, जानवरों के हुकूक अदा करेंगे, दरख्तों के हुकूक अदा करेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फुजूल में एक पत्ता तोड़ने से भी मना किया, क्योंकि वो भी खुदा का जिक्र करता है। तो हमें वृक्षारोपण की तालीम दी। एक दरख्त तुम बोओगे, जब तक वो सलामत रहेगा, जब तक उसके पत्ते खुदा का जिक्र करेंगे, उसका पुण्य, उसका सवाब तुम्हारे अंदर लिखा जाएगा। तो जो भी बख्शत करो, वो दोनों की से मेरी ये आपसे हुई है कि पॉलिटिकल पार्टी का तो ठीक है, राजकीय नीति से तुम्हें पब्लिसिटी मिलेगी और तुम्हारा नाम होगा, लेकिन साथ में ये भी तुम ये रखो कि मैं अपने सर्जनहार जो है, सृष्टि का सर्जनहार, उसको खुश कर रहा हूं। खुदा तुमसे खुश हो जाएगा तो सारी मखलूक तुमसे खुश हो जाएगी, सारे लोग तुमसे खुश हो जाएंगे। हमारे मीडिया के भी ये हमारे चार स्तंभों में से एक स्तंभ है, लोकशाही। ठीक है, ये लोग भी अपना वक्त और हर चीज देकर ये सारा सब कुछ करते हैं। क्यों करते हैं? इनके पीछे भी इनका उद्देश्य ये होता है कि जो सत्य है, जो सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंचे और अवेयरनेस पहुंचे। आज एक छोटी सी बात भी, कुछ अन्याय होता है कहीं भी देश के कोने में, तो फौरन हम तक पहुंच जाता था। पहले ये नहीं था तो नहीं पहुंचता था। कांग्रेस के राज में जो 11,000 राइट्स हुए, मेरठ हुए, मलियाना हुए, भागलपुर हुए, गुजरात में 5 बड़े दंगे हुए कांग्रेस के राज में। ठीक है, वो उस वक्त इसलिए हाईलाइट नहीं हुए क्योंकि मीडिया नहीं था, वीडियो नहीं था उस वक्त। अब बीजेपी के राज में एक छोटा सा हिंदू मुस्लिम का इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है तो उसको कम्युनल बता के पेश कर दिया जाता है, और ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये कम्युनल हो रहा है, देखो ये मॉब लिंचिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली? तुमने 11,000 दंगे तुम्हारे वक्त में हुए, किसी एक को सजा मिली? जब गुजरात में दंगा हुआ था, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे, अहमदाबाद में आए थे। 100 मीटर के एरिया में जहां मस्जिद जलाई गई थी, वहां से पुलिस स्टेशन था। इंदिरा गांधी जी ने वह गाड़ी रोककर उस जगह का जायजा लिया था, लेकिन एक भी पुलिस वाला सस्पेंड नहीं हुआ। और तुम अपने आप को सेक्युलर कहते हो? हाउ यू आर सेक्युलर? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया। हाँ, रिपोर्ट बनाने में ये लोग बहुत माहिर हैं। कांग्रेस और सो कॉल्ड यूपीए की गवर्नमेंट है, रिपोर्ट बनवाने में, रिपोर्ट बनाकर मुसलमानों को ईद का चांद बता दो, चांद देखकर खुश हो जाएगा। ऐसा ही कहकर आजादी से लेकर अब तक हमारी कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, अफसोस है मुझे इस बात का, मैं दिल से कहता हूं, दिल की गहराई से, क्योंकि मैं एक सज्जादा नशीन भी हूं, जिम्मेदार शख्स हूं। अल्लाह का शुक्र है, वर्ल्ड लेवल पर मेरी एक इमेज है। I am the first Indian to establish news channel
in London, broadcast in 165 countries. अभी लास्ट वीक ब्रिटिश मिनिस्टर ऑफ काउंसिलर और उसका हाई कमिश्नर, उसके मेन पॉलिटिकल लीडर, किसी के घर नहीं, किसी मिनिस्टर के घर नहीं, स्पेशली मेरे घर सूरत तक है। अभी लास्ट वीक, यू कैन सी माय फेसबुक। तो वो हमने एक मकान जो है इंटरनेशनल लेवल पे बना के रखा है। हमें जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स की किसी चीज के लिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं? अवेयरनेस के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए, मानवता की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए और लोगों की आंखें खोलने के लिए कि ए मेरे दोस्तों और ए मेरे माइनॉरिटी समाज के लोगों, तुम आंख खोल के देखो, सिर्फ इंसाफ करो, मैं तुमको सारी चीजें प्रूफ देता हूं, ठीक है? 302 का भी आरोपी होता है ना, उसको मजिस्ट्रेट कटहरे में रहकर उसको एडवोकेट रखने का भी मौका देता है, उसको सुनने का भी मौका देता है। आप तो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं। कुछ लोगों ने तो बस उनकी बातें सुनकर भाई बीजेपी यानी एंटी मुस्लिम ऐसा बता के, एक ऐसा माइंड बीजेपी वाला कुछ कहता है तो सुनना ही नहीं, सच्ची बात हो तो भी नहीं सुनना। ऐसा नहीं चलता, सुनो, सिर्फ प्रूफ हम देखो, तुम उसको जांच करो। गूगल पे आप सब कुछ मिलता है, प्रूफ के साथ मिलता है, डिटेल के साथ मिलता है। नहीं समझ में आरटीआई करो, आरटीआई से सारी माहिती मिलती है। हमारी बात अगर गलत हो तो फिर तुम हमें जो चाहेगा। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है दोस्तों, बीजेपी वालों ने नहीं बनाया था, बीजेपी वालों ने नहीं बनाया था। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आप जानते हैं 2006-2007 में जब वडाप्रधान मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता वाली सरकार थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश और 7 सभ्यों की कमेटी ने एक पूरा रिपोर्ट इसलिए बनाया कि देश में मुसलमानों का हाल कैसा, क्या यूपीए सरकार का और ये सो कॉल्ड सेक्युलर जो पूरी सिंडिकेट है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, ये बीजेपी के प्लेटफॉर्म से। आप सोचते हैं कांग्रेस और इनका ये सारी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं और वो बीजेपी की स्टेट ऑफिस में शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सच्चर कमेटी बताई जिससे मुसलमानों की समझदार लोगों की आंखें खुली। दोस्तों 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, बीजेपी की तो सरकार नहीं थी। उससे पहले भी 50 साल तक देश पर कांग्रेस ने राज किया। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में क्या आया? देश में मुसलमानों की बस्ती 14%। देखो, आप लिखना हो तो लिखो, जिसके पास पेन और नोट हो तो लिखो। ये सारी डेटा तुम्हें जरूरी इसलिए है कि आपको ग्राउंड लेवल तक जाकर बेदारी लानी है, जन जन तक जागृति लाने का काम करना है। ये हमें जो पोस्ट मिली है वो सिर्फ लेबल लगाने के लिए नहीं मिली। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये सारे डेटा और ये सारी माहिती लेकर मैं तो बहुत डिबेट कर चुका हूं, 10 साल से डिबेट पैनलिस्ट हूं गुजरात में। आप किसी भी कांग्रेस के लीडर के सामने जाओगे, मेरी गारंटी है, गारंटी, कि वो आपके सामने टिक नहीं पाए। वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि तुम बीजेपी में क्यों गए, बल्कि थपथपाएगा कि भाई बीजेपी में जाके तूने बहुत अच्छा काम किया। उसे ये कहना पड़ेगा कि वो सच्चा इंसान है। हमारी बस्ती कितनी? 14%। गवर्नमेंट जॉब्स कितने? 2%, ज्यादा से ज्यादा कहीं 3%। आजादी के वक्त में हमारा ये हाल नहीं था। राज किसने किया था? कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? बीजेपी की स्थापना जब हुई 1980 में, उसके बाद भी 4 से 14 तक उनकी सरकार थी। तो मैं ये कहता हूं 1950 से लेकर 2014 तक क्या बीजेपी वालों ने, जब कांग्रेस वाले सरकार में आए, प्रधानमंत्री उनके थे, मुख्यमंत्री उनके थे, तो उनको हथकड़ियां पहना के रखी थी बीजेपी वालों ने, या चूड़ियां पहना के रखी थी है कि मुसलमानों का विकास मत करो? मेरी ये मां बहनें यहां बैठी है, अगर किसी अनाज के दुकान वाले के वहां जाएंगे और वहां से सड़ा हुआ गेहूं निकलेगा तो आप दूसरी बार जाओगे? चलो दूसरी बार भी दोस्ती में चले गए, तीसरी बार जाओगे, चौथी बार जाओगे? नहीं जाओगे ना, ये सड़ा हुआ देता है। अब मुझे बताओ, ये मुस्लिम समाज इतना समझदार है, इसमें बड़े बड़े आलिम हैं, स्कॉलर हैं, फिर भी 1950 से लेकर आज तक इलेक्शन होते हैं, हम ये सो कॉल्ड ये टीआरएस जैसी पार्टी को या कांग्रेस को या ओवैसी जैसे को वोट दे देते हैं।
आपने कभी वोट देने के बाद उसका हिसाब लिया? वोट क्यों देते हैं हम? चलो ये बताओ, वोट क्यों देते हैं? किसी भी मजहब का, मैं एक इस्लाम का रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं, 200 से ज्यादा मेरी यूट्यूब पे तकरीर है। मैंने कोई ऐसी हदीस नहीं पढ़ी कि पैगंबर साहब ने कहा हो कि इस पार्टी को वोट देना, या किसी का ऐसा फतवा नहीं है कि इसी पार्टी के साथ रहना ये मजहब है, कहीं नहीं है। वो तो पता है मेरी चैलेंज है, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से क्यों अपने तय करते हैं? इसलिए कि वो हमारा विकास करे और वो हमें सलामती दे। ठीक है, दो चीज चाहिए ना। मजहब तो कोई नहीं कहता कि तुम बदल दो। मैं 4 टर्म तक गुजरात जैसे मॉडर्न स्टेट में मोदी साहब ने मेरा सिलेक्शन किया, प्रेसिडेंट रहा। मोदी साहब की साथ टीम में मेरे चेयरमैन रहने का मुझे सौभाग्य मिला। ये सबके साथ मैंने अमित शाह जी के साथ काम किया, पूरी टीम के साथ काम किया, गुजरात जो मॉडल स्टेट रहा उसके साथ काम किया। सद्भावना मिशन की हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, क्रिश्चियन सभी धर्मों के संतों को लाकर 34 सद्भावना मिशन भी ऐसे किए कि सुबह से लेकर शाम तक हम भूखे प्यासे रहकर ये दुआ करते थे। वहां हर धर्म की प्रार्थना होती थी कि भाई सब में एकता है, मोहब्बत है। किसी भी देश में चैलेंज करता हूं, मोदी जी ने जो सद्भावना मिशन किए, भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ऐसा करके दिखाया? नहीं दिखाया। जहां कुरान भी पढ़ा गया हो, जहां गीता भी पढ़ी गई हो, जहां गुरु नानक के संदेश भी पढ़े गए हो, जहां जैन समाज का भी गठन हुआ हो, जहां क्रिश्चियन के बिशप भी आए हो, सभी आए हो, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर भी मोदी जी की छवि कैसी बनाई जाती है? एंटी मुस्लिम, कम्युनल। दोस्तों, उसके बाद में तो 2-3% नौकरी दी हमें। देश में मुसलमानों की संख्या 14% और झोपड़पट्टी में कितने हैं? 45%। झोपड़पट्टी में 45%। यही नहीं, देश की जेलों का जब विवरण किया गया तो भारत की जेलों में 40%, 40% मुस्लिम्स। ये सच्चा कमेटी का रिपोर्ट। यानी मुसलमानों से वोट लिए, उनकी बिरयानियां खाई हैदराबादी और जेल की टोपी पहनाई बदले। टोपियां तो पहन ली और हमारे यहाँ आके इफ्तार पार्टी भी करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि यार ये नेता तो बहुत अच्छा है, इफ्तार पार्टी के लिए भी आया। लेकिन बदले में हमें कैदियों की टीम कैंपेनिंग। भाई वो लोग जो जेल में गए वो पिकनिक करने के लिए गए? पिकनिक करने गए तो नहीं जाता है, मजबूरी से गए हैं। क्यों मजबूरी होगी? हदीस शरीफ में है, गरीबी और मोहताजी कुफ्र की तरफ ले जाती है। जब इंसान भूखा हो, खुद की भूख, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भूखे हो तो चोरी के लिए मजबूर हो जाता है। बूढ़े माँ बाप की दवाई के पैसे न हो तो इन्हें आयुष्मान योजना की जरूरत नहीं थी, इन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं। गरीब माँ बाप के पास दवाई के पैसे नहीं हो तो इंसान कुछ गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाता है, फिर क्रिमिनल बनता है, जेल में जाता है। शिक्षा की कमी। दोस्तों, ये देश में अफसोस है कि 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, फिर भी 50% मुस्लिम जो है वो लिटरेसी से दूर रहे, निरक्षरता, पढ़ना लिखना नहीं जानते। 25% मुस्लिम बच्चे स्कूल छोड़ देते और फिर तुम कहते कि हमने डेवलपमेंट किया, हम सेक्युलर हैं। How you are secular? What you have done for secularism? जो प्रमुख चीज है ना, तुमने हमें एजुकेशन दिया, 50% निरक्षरता दी, तुमने हमें नौकरी दे दी, 2% नौकरी। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि जिस गुजरात को हिंदुत्व का मॉडल स्टेट कहते थे, मोदी का गुजरात कहते थे, उस वहां से डेटा आए तो पता चला गुजरात में हमारी बस्ती सिर्फ 9% है, फिर भी वहां 10.5% मुस्लिम पुलिस डिपार्टमेंट में है। इतने मुस्लिम पुलिस डिपार्टमेंट में हिंदुस्तान के किसी स्टेट में नहीं है। गुजरात में मुसलमानों की बस्ती 9%, लेकिन 9% के पास सरकारी नौकरी है। गुजरात के मुसलमानों का पर कैपिटल बैंक बैलेंस सबसे ज्यादा, पर कैपिटल इनकम सबसे ज्यादा, और एजुकेशन लिटरेसी रेट जहां कांग्रेस ने 50% रखा था, गुजरात के मुसलमानों का एजुकेशन लिटरेसी रेट 85%, जो हिंदू समाज से भी 5% ज्यादा है। 20 साल से एक भी दंगा फसाद नहीं है। कर्फ्यू क्या हो हमें पता नहीं है। वो गुजरात जो कांग्रेस के राज्य में गुजरात था, वह हर साल दंगे होते थे, हर साल दंगे होते थे। 6 महीने तो काम ही नहीं चलता था।
अचीव नहीं का, दंगों में, कर्फ्यू में, डिलीवरी में औरत को हॉस्पिटल तक ले जाना मुश्किल था। ऐसी पोजीशन के अंदर गुजरात था साहब। लेकिन आज तुम गुजरात में देखो, पहले बच्चा पैदा होता था तो कब कमर का गल नहीं सीखता था, कब कर्फ्यू का गल सीखता था। आज कर्फ्यू क्या है वो हमारे 1 से 20 साल तक के लड़कों को पता नहीं है, 25 साल तक के लड़कों को कि कर्फ्यू है क्या पता है। ये गुजरात में शांति है, हिंदू मुस्लिम सद्भावना है। आज किसी भी हिंदू बस्ती में तुम जाओ गुजरात में रात को 2 बजे, मेरी चैलेंज है, हिंदू बस्ती में मुस्लिम लड़की अकेली जाए स्कूटी लेकर, वो सलामत है, कोई खतरा। वैसे ही किसी भी मुस्लिम बस्ती में हिंदू लड़की जाए अकेले स्कूटी लेकर, जाना हुआ दवाई लेने के लिए इमरजेंसी अपने बाप की मां की, कोई खतरा नहीं है। इसे कहते हैं सलामती, जो हर राजकीय पार्टी की पवित्र फर्ज होती है, सलामती देना। और दूसरा विकास, विकास के नाम पे न तुमने हमें एजुकेशन दिया, क्योंकि बीजेपी में माइनॉरिटी मोर्चा का थोड़ा पीछे, सभी मोर्चा का आगे बढ़ रहा है। आजकल लगभग 1 साल से युवा मोर्चा पहले से भी एक्टिव रहता था, आज किसान मोर्चा एक्टिव हो रहा है, महिला मोर्चा भी एक्टिव हो रहा है। ऑलमोस्ट महिला मोर्चा आज एक तरफ युवा मोर्चा के साथ कंपटीशन में आ रहा है। अभी लगभग 1 साल से दलित मोर्चा भी आज युवा मोर्चा जैसे हो गए हैं। इसलिए थोड़ा माइनॉरिटी मोर्चा का हमारा ओर से कितना एफर्ट्स रखना है उतना एफर्ट्स रख रहा है, फिर भी हम प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ समाज में पहले बीजेपी का विषय जाकर डायलॉग शुरू करने के लिए छोटा छोटा मीटिंग किए तो अच्छा रहेगा। यहाँ हैदराबाद में नहीं तो डिस्ट्रिक्ट में भी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में नहीं तो असेंबली हेडक्वार्टर्स में हमारा माइनॉरिटी मोर्चा के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है। अभी तक भाई साहब ने बहुत डिटेल्स में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने क्या किया यहाँ पे 6 साल से, क्या किया गुजरात में भी, क्या किया मोदी माइनॉरिटी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का सोच क्या है माइनॉरिटी के बारे में, एक स्पष्ट रूप से समाज में आज डिस्कशन चाहिए, डिस्कशन होना है, इंटरेक्शन होना है। इसलिए वो गैप तो हमारा तेलंगाना में बहुत है। इसके लिए आप सभी लोग समय देना पड़ता है, क्योंकि मेरे जैसे आदमी जाके बताए तो वो सुनने के मूड नहीं रहते। माइनॉरिटी माइनॉरिटी को बंधु को बताए तो तुरंत उसको कनेक्टिविटी होता है। आज भाई साहब तो गुजरात से आ गए, भाई साहब ने खुद बात करते समय में क्या होता है, उसको अंदर से होता है ना, वो बात एक कनेक्टिविटी होता है। आज 1 घंटा लगभग अच्छा हो रहा है, भाई साहब ने विषय रखा है। विषय रखते समय में आपको क्या लग रहा है, आज बैठक पहले हमारा मन में क्या था, बैठक के बाद क्या हो रहा है, थोड़ा चेंज तो हो रहा है ना। अरे भाजपा इतना साल से क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 7 ईयर से, आज 6 साल से पूरा प्रधानमंत्री क्या किया माइनॉरिटी के बारे में, एक स्पष्ट रूप से पहले हम जानना है। हम जानना है तो हम समाज लोगों को, वो लोगों को विषय रखने के लिए हम भी ताकत से, हम कॉन्फिडेंस से हम बोल सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हमारा कंफ्यूजन रहे तो समाज में लोगों को हम समझाने में दिक्कत होता है। इसलिए बीच बीच में नेशनल लीडर्स, अभी माइनॉरिटी मोर्चा का नेशनल लीडर्स भी आने के लिए तैयार है। अभी माइनॉरिटी मोर्चा का साथ साथ माइनॉरिटी कमीशन का भी हमारा अच्छा 2-3 लोग एक्टिव है, यंग भी है, वो लोग भी आने के लिए तैयार है। इसलिए मेरा ओर से सभी लोगों को एक विनती क्या है, मेरा अपील क्या है बोले तो, मेरा रिक्वेस्ट क्या है बोले तो, मुस्लिम समाज में, नहीं तो सिख समाज में, नहीं तो जैन समाज में हम पूरा माइनॉरिटी छोटा छोटा मीटिंग करने के लिए तो तय किया तो अच्छा रहेगा। हमारा लिटरेचर भी थोड़ा डेवलप करना पड़ता है, हमारा भाषा में, पंजाबी भाषा में, नहीं तो उर्दू भाषा में, नहीं तो अब एक समाज में क्या भाषा वो लोगों को पसंद होता है, उसी भाषा में हम थोड़ा लिटरेचर भी करना पड़ता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बहुत विषय समाज के लिए, सबका साथ सबका विकास हमारा नारा में है, निनाद में हम क्या नारा दे रहे हैं, सबके साथ सबका विकास। ये एक नारा नहीं है, ये आचरण में है। हम कोई भी भारतीय जनता पार्टी लोग बोलने के ऐसा बोलते नहीं, बोलते समय में सोच के बोलते हैं, बोलने के बाद वो करना पड़ता है। इसलिए मोदी जी खुद ऐसा बोलने के बाद खुद
6 साल से 7 साल से हम करके दिखाया। ये विषय स्पष्ट रूप से समाज में हम लेके जाने के बहुत हमारा ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि तेलंगाना में आज मैं जस्ट कल शाम को मैं आया था हुजराबाद से। हमारा माइनॉरिटी मोर्चा लोग वहाँ पे प्रवास किया, लगभग 1 हफ्ता वहाँ पे सभी माइनॉरिटी मोर्चा कार्यकर्ता वहाँ पे सभी माइनॉरिटी वोटर्स के साथ जाके इंटरेक्ट किया। उनका अनुभव ज़्यादा समय नहीं था, मैं बस 5-10 मिनट उन लोगों का अनुभव मैं लिया, ज़्यादा नहीं था, क्योंकि वहाँ टाइट था ऐसा शेड्यूल, वहाँ पे वातावरण भी बहुत टेंशन में था लगभग 4-5 दिन से भी। फिर भी हमारा माइनॉरिटी मोर्चा लोग बोल रहे हैं, अरे भाई साहब कहाँ गए, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बोल रहे हैं। दूसरा विषय, इतना लोग माइनॉरिटी मोर्चा का कार्यकर्ता इतना लोग है करीमनगर में, हमको कितना टीम बन गया है, हमको मैं वही बताया। वैसा आप आके प्रवास किए तो आप आके जाके मिले तो बहुत लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, हमारे विविध क्षेत्र में बहुत लोग माइनॉरिटी का बंधु है, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन होना है। इसलिए आज करीमनगर हुजूराबाद इलेक्शंस में ऑलमोस्ट मैं जानकारी आंकड़ा आ गए 33% मुस्लिम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी वोट दिया। 33% लीगल राजेंद्र का एक इंटीमेशन भी है, हमारा लोग जाके समझाया। वो लोग 33% लोग मुस्लिम समाज है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीगल राजेंद्र को वोटिंग किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फीडबैक है, सर्वे लोग पीछे से कितना एक कैस्ट का वहाँ पे डिटेल्स लेके आए तो मुझे भी अच्छा लगा। हमारे अध्यक्ष भी संजय जी देखने का, अरे भाई साहब मंत्री जी इतना दिख रहा है, ऐसा बोलते ऐसा बोलते, क्यों जाके मिले तो वो इंटरेक्शन हुए तो लोगों के साथ विषय रखे तो लोगों को आज रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहे हैं। इसलिए तेलंगाना में सरकार बनाना है तो यहाँ पे 119 सीट में लगभग 27-28 सीट्स माइनॉरिटी का डिसीजन मेकिंग में रहते हैं। 27 सीट्स में तेलंगाना एरिया में मुझे जानकारी है कहाँ किस जिला में किस असेंबली में कहाँ किस मंडल में माइनॉरिटी का हमारा इन्फ्लुएंस रहते। डिसीजन मेकिंग में कितना है बोले तो ऐसा एक सरकार बनाना है तो 119 में हम 67 प्लेस आना है, उसमें 67 में SC/ST कितना है 31 है, माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस करने वाला 27-28 असेंबली है। एक निकाले तो कहाँ से सरकार बनाएंगे? ये लोग हमारा साथ लिए तो हम सरकार बना सकते हैं। इसलिए सरकार बनाना है तो दलित का, मुस्लिम माइनॉरिटी का हम गोद में लेना है, वो लोगों के साथ जाना है, वो लोगों के साथ वोट मांगना है। वोट मांगने के लिए हम संकोच नहीं होना है, क्योंकि हम करके बोल रहे हैं करेंगे। यहाँ सरकार बनने के बाद यहाँ माइनॉरिटी का डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं। कल असेंबली में हमारा राजा सिंह जी ने बताया, मेरा ओल्ड सिटी के लिए क्या किया बताओ इतना साल से। भाई साहब मैं बचपन में यहाँ पे 27 ईयर्स में मैं हैदराबाद में आया था, बोल रहे हो 27 ईयर्स में मैं हैदराबाद आया था, मेरे दोस्त बोल रहे, फिर आ गया था वो क्योंकि लंदन में रहते। भाई साहब 27 ईयर्स के बाद ओल्ड सिटी में मैं आया था, आज भी ऐसी है। 15 साल के बाद ओल्ड सिटी रास्ता नहीं बना, चेंज नहीं हुई, घर भी चेंज नहीं हुई, शॉप भी चेंज नहीं हुई, स्टाइल भी चेंज नहीं हुई, वहाँ सब्जी बेचने वाले भी चेंज नहीं हुई, वहाँ बच्ची क्या बोलते मिर्ची मंडी भी चेंज नहीं हुई, वही है। 15 साल के बाद लंदन से आया मेरा एक हमारा दोस्त विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता, वो वैसा ओल्ड सिटी तो चेंज नहीं हुई है। वैसा ओल्ड सिटी पुराना सिटी कैसे ऐसी है, अरे वैसा इधर देखने के बाद क्या पूरा चेंज हुआ है। वहाँ पे एड्रेस ढूंढने में भी मुश्किल है, मेरा बहन का यहाँ घर है, वो घर देखने के भी मुश्किल है, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? हमारा राजा सिंह जी भी असेंबली में बात किया, मेरा ओल्ड सिटी का बारे में कौन सोच है, मेरा ओल्ड सिटी में क्यों यहाँ पे मेट्रो रेल क्यों नहीं होता है, नहीं आता है। मेरे ओल्ड सिटी में हाईटेक सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं, यहाँ डिग्री कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हैं, वहाँ अच्छा हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रहे हैं, वहाँ बिजनेस सेंटर महाल क्यों नहीं आ रहा है ओल्ड सिटी में। ऐसा बोलने के लिए, हम बात करने के लिए, भाषण के लिए नहीं, व्यवहार में आगे हम करने के लिए योजना बनना पड़ता है, बात करने के लिए। हैदराबाद शहर कितना डेवलप है, ओल्ड सिटी में भी हैदराबाद सिटी में भी ऐसी डेवलप होना है। इसलिए हम आगे ऐसा विषय भी थोड़ा सोचना है
ओल्ड सिटी में हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, आगे हमारी सरकार आने के बाद क्या क्या हम वहाँ पे योजना कर सकते हैं। थोड़ा 4-5 लोग बैठ के थोड़ा इंटेलेक्चुअल वहाँ पे उस एरिया में कुछ लोग काम करने वाले लोगों के साथ बैठने, वो लोगों को भी सजेशंस लेना है। आगे हमारी सरकार बनने के लिए माइनॉरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से कल 2023 में इलेक्शंस में हम माइनॉरिटी के लिए हम ये 2-3 पॉइंट्स नहीं तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऐसा हम बोल सकते हैं क्या? हाँ, यहाँ ये भी है वैसे अपने बोला बोल रहा है, देखो यहाँ कमीशन नहीं बना है, क्या डेवलपमेंट क्या है बताइए। वो पावर के लिए वो काम कर रहे हैं, लोगों को डेवलपमेंट के लिए काम नहीं हो रहा है यहाँ पे तेलंगाना में पूरा। हमको मालूम है यहाँ पे, फिर भी ज्यादा विषय में बोलने के लिए जरूरत नहीं, फिर भी मैं 2 विषय बता के मैं काम खत्म करता हूँ। ये पूरा मैं बताया ना, ये काम होना है तो समय देना है, समय दिए तो ये काम होने के लिए चांस है। यहाँ मीटिंग में कितना लोग है, यहाँ 2023 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना है नहीं बनाना है बताइए। सब लोग ऐसे अल्लू से अल्लू उल्लू बोल रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बनाना है तो आप सबका समय चाहिए, समय का बहुत इंपॉर्टेंट है। सब समय देने वाले लोगों को आज मैं वो पूछते रहता हूँ, हमारा माइनॉरिटी मोर्चा का टीम के साथ अफसर पाशा के साथ बहुत बस अब कितना लोग प्रवास करने के लिए तैयार है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज कितना लोग बन गए, मंडल इंचार्ज कितना लोग बन गए। आज मंडल में जाके मुस्लिम समाज में हम क्या किया, जाके थोड़ा 1-आधा घंटा पौने घंटे बात करने के लिए कितना लोग निकल सकते हैं। हम जिला में जाके माइनॉरिटी वहाँ पे माइनॉरिटी मोर्चा लोगों के साथ जाके बात करने के लिए कितना लोग निकल सकते हैं। आज बहुत दिक्कत है वैसा समय देने के लिए, इसलिए मेरा एक अपील है समय देना है। दूसरा विषय, हम बहुत बार माइनॉरिटी बोले तो बीजेपी का माइनॉरिटी खिलाफ है ऐसे बोलते रहते हैं, बोलने वाले, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी नजदीक है तो उन लोगों का बिजनेस बंद होता है, उनका दुकान बंद होता है। इसलिए हमारा बोलने के लिए हम ताकत करना है, इसलिए स्टडी करना है, थोड़ा अध्ययन करना है। क्या किया, हम झूठा बताने की जरूरत नहीं है। हम आज झूठा बताए तो कल फिर आंसर बोलना है। हम क्या किया, खुद क्या किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार कहाँ कहाँ है, माइनॉरिटी के लिए क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, थोड़ा अध्ययन करना है। 2 विषय में आपके लिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मेरा अपील है थोड़ा एक समय देना है, थोड़ा दूसरा अध्ययन करना है। बीजेपी माइनॉरिटी के लिए क्या क्या किया ऐसा थोड़ा ये 2 विषय रहेगा, क्योंकि आप अध्ययन करने के बाद आपको एक्टिव हो जाएगा, आपका मन लगता है, आपको शरीर लगता है, चलो 10 लोगों को मैं बता सकता हूँ। सब आप बताने के लिए शुरू किए तो लोगों को एक सोच से चेंज होता है, उनका सोच का, उनका डायलॉग भी चेंज होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होता है। ये एक बार हमारे दिमाग में विषय आने के बाद हम भी थोड़ा समय निकलने के लिए भी आदत होता है, क्योंकि हम जाके बताए तो लोगों को रेस्पॉन्स देखने के बाद हमको भी और 10 लोगों के पास और 10 लोगों के पास जाके बात करने के लिए भी मूड आता है। इसलिए 2 विषय थोड़ा मेरा अपील है, एक अध्ययन करना है क्या माइनॉरिटी के लिए बीजेपी ने क्या किया, दूसरा समय भी देना है, क्योंकि माइनॉरिटी लोगों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को लेके जाने के लिए हमारा ऊपर है दायित्व, हमारा कंधा में है। हम सब लोग समय देकर एक किए तो हम आगे निकल सकते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला है। समय देने के लिए बहुत लोग आ चुके हैं। आज संगठन के नाते से 38 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना चुके हैं। मेरे ख्याल से एक 22 डिस्ट्रिक्ट का पूरा मोर्चा बन चुका है, वो ऑफिस तक नहीं पहुँचे। हमारे डिस्ट्रिक्ट परसेंट 10 से ज़्यादा है, पूरा बना के ला के है। अभी एक कलपोशी का टाइम आ गया है। अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं मुजीब एंड बाबा जी का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने संगठन महामंत्री को ग्लूकोज कर रहमत भाई। కూర్చోండి కూర్చోండి
बुला रहा हूँ, एक मिनट। स्लो 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 करिए, 1 बाय सबका फोटो आता। अभी स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा टीम की ओर से सूफी साहब का गुलपोश हो रहा है, गुलपोश और चाल కూడా వచ్చిన మరి మదీం కూడా వచ్చినాడు కావచ్చు మరి अब పని చెప్తారు కదా వచ్చింది हिदायत अली मिर्जा भाई ಅವನೇ थोड़ा देर సురేష్ 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 చెప్తాదన్న లైవ్లో చెప్తే కదా నీది నీకు లైవ్ లేదు మరి చెప్పాలి సార్ నాకు లైవే లేదు కదా నైట్ शेख बाबा भाई शालपोश अलग अलग बुला सबको మాట్లాడేది वन बाय वन आओ, मैं बुला रहा हूँ। शेख बाबा जी, शेख बाबा भाई मैं बुला रहा हूँ, एक मिनट। हिदायत हिदायत भाई, हिदायत अली मिर्जा भाई अरे ఏమనలేము थोड़ा అర్థం కాదు అశోక్ అని అన్నాడు ఇంకా అది కూడా అశోక్ శివనే ఉంటే డల్లు తప్పుడు भारत माता की हिदायत अली मिर्जा రీచ్ అవ్వలేవు नहीं మన కెమెరా స్పీడ్ और भरत रेड्डी दोनों आ जाओ आप చాలా డల్లు నువ్వు दोनों वाइस प्रेसिडेंट ఉన్నాడు అశోక్ అని డైరెక్ట్గా ఉన్నాడు మదర్ కూడా ఉన్నాడు नवाब Audio Jungle. Audio Jungle.